She hasn't been heard from for a week, something her family says is unlike the UBC student. 21-year-old Elisa Lam never checked out of her LA hotel, and she was traveling alone. Today, the police called on the public for help. The CBC's Lindsay Duncombe has more from Los Angeles. एलिसा लैम 21 साल की एक कैनेडियन स्टूडेंट जो थोड़ी फिलोसॉफिकल थी, थोड़ी कंफ्यूज्ड और थोड़ी इंट्रोवर्ट थी, पर एक बात पक्की थी, उसको घूमने का बहुत शौक था। वो डिसाइड करती है कि वो वेस्ट कोस्ट की ट्रिप करेगी, वैंकूवर से लॉस एंजलिस और लॉस एंजलिस से सेंटा क्रूज। पर एक प्रॉब्लम थी, उसके माँ बाप बहुत स्ट्रिक्ट थे। उन्होंने इसी शर्त पे अलाउ किया कि एलिसा रोज रात को उनको कॉल करेगी। इसी शर्त के साथ वो अपनी ट्रिप शुरू करती है। 26 जनवरी 2013 को वो सिसेल होटल में चेक इन करती है। पैसे कम होने की वजह से वो शेयर्ड रूम लेती है, बट कुछ ही दिनों में उसकी रूममेट उसकी कंप्लेन कर देती है। सिसेल होटल की मैनेजर एमी प्राइस के मुताबिक लैम अपनी रूममेट के लिए रोज नोट छोड़ के जाती थी, जिनमें गो अवे या गो होम जैसा लिखा रहता था। वो अपने रूममेट को अंदर आने के लिए पासवर्ड के लिए बोलती। जब तक वो पासवर्ड ना बताती, वो उसको अंदर नहीं आने देती थी। इन सब के चलते होटल वालों ने बिना कुछ ज्यादा सवाल किए एलिसा को एक प्राइवेट रूम दे दिया। पर यह पहला इंडिकेशन था कि कुछ तो ठीक नहीं था। खैर, एलिसा जैसे उसने प्रॉमिस किया था, वो रोज रात को अपने पेरेंट्स को कॉल करती और अपनी ट्रिप के बारे में बताती। ऐसे करते करते चौथा दिन आ गया। एलिसा ने अपने पेरेंट्स को कॉल किया, बट ये कॉल उसकी आखिरी कॉल थी। उसके बाद एलिसा की आवाज किसी ने नहीं सुनी। फरवरी की शुरुआत हो चुकी थी, ना कोई मैसेज, ना कोई कॉल। एलिसा के पेरेंट्स पैनिक हो गए और उनने लॉस एंजलिस पुलिस डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म कर दिया। पुलिस ने सारा होटल छान मारा, रूम्स, कॉरिडोर्स, यहां तक कि छत पे भी, पर एलिसा का कोई नामो निशान नहीं था। पुलिस ने एलिसा का रूम भी चेक किया। ज्यादातर सामान वहीं था और कोई स्ट्रगल के निशान भी नहीं थे। एलिसा जैसे हवा हो चुकी थी। एलिसा को गायब हुए लगभग 2 हफ्ते हो चुके थे और यह केस कुछ हद तक कोल्ड सा पड़ने लगा था। पर 14 फरवरी 2023 को एक बड़ा ट्विस्ट आता है। पुलिस होटल का एलिवेटर फुटेज रिलीज करती है। यह वीडियो थोड़ा अजीब था। एलिसा एलिवेटर में एंटर करती है और सारे बटन दबा देती है और नॉर्मली कोने में खड़ी हो जाती है। बट यह बहुत देर नहीं चलता। थोड़ी देर में एलिसा का बिहेवियर बदलने लगता है। उसकी बॉडी लैंग्वेज अब बदलने लगी थी। वो झुककर बाहर देखती और एकदम से वापस आ जाती। कभी अंदर जाती, कभी बाहर आती, जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। और यह अजीब बिहेवियर कंटिन्यू रहता है। एलिवेटर के बाहर जाकर वो अजीब से हैंड जेस्चर्स करती है, अजीब तरीके से अपने हाथ को हिलाती है और फिर वापस अंदर आके एलिवेटर्स के बटन फिर से दबाती है। एलिवेटर कई बार खुलती है और बंद होती है, जो कि बहुत अजीब था। और स्ट्रेंजली इस एलिवेटर फुटेज के अलावा होटल में, जो कि बहुत बड़ा था, एलिसा कहीं भी रिकॉर्ड नहीं होती है। ये बहुत स्ट्रेंज बात थी और बहुत ही कॉम्प्रिहेंशन के परे थी। खैर, इस बीच वापस सब नॉर्मल होने लगता है। लोग होटल में चेक इन करते हैं, चेकआउट करते हैं, सब यूजुअल चलने लगता है। बट कुछ दिन बाद एक नई कंप्लेन आने लगती है। होटल में वाटर प्रेशर बहुत कम हो गया था। कुछ लोगों के रूम्स में पानी बहुत स्लो आने लगा था। कुछ लोगों के रूम में पानी अजीब से रंग का आ रहा था और कुछ लोगों के रूम्स में पानी काला आ रहा था। क्लियरली वाटर सप्लाई में कुछ इश्यू था और इसलिए होटल ने अपने मेंटेनेंस वर्कर सेंटियागो लोपेज को छत पर वाटर सप्लाई को चेक करने के लिए भेजा। लोपेज छत पर जाता है और वाटर टैंक का लिड ओपन करता है और देखता है कि उसके अंदर एक लाश तैर रही थी। वो कोई और नहीं,
एलिसा लैम थी। एलिसा लैम की बॉडी काफी सड़ चुकी थी। पिछले 19 दिन से जो लोग पानी पी रहे थे, जिससे नहा रहे थे, उसमें एलिसा लैम की बॉडी घुल रही थी। कितना वियर्ड और डिस्टर्बिंग बात थी ये। बट इससे भी ज्यादा डिस्टर्बिंग ये था कि एलिसा वहां पहुंची कैसे। बॉडी काफी सड़ चुकी थी और डिटेल्ड एनालिसिस मुश्किल हो चुका था। पर ऑटोप्सी के बाद ऑफिशियल कंक्लूजन ये आया कि एलिसा की मौत ड्राउनिंग से हुई थी। उसकी बॉडी पे कोई सेक्सुअल असॉल्ट का निशान नहीं था और कोई फिजिकल ट्रॉमा भी नहीं था। टॉक्सिकोलॉजी की रिपोर्ट के मुताबिक एलिसा को बाइपोलर डिसऑर्डर था और डिप्रेशन था। इसकी जो दवाइयां लेनी चाहिए एलिसा वो नहीं ले रही थी। अथॉरिटीज का कहना था कि मेंटल ब्रेकडाउन, हैलुसिनेशन और अनसेफ रूफटॉप एक्सेस के चलते एलिसा ऊपर चली गई और टैंक पर चढ़ गई और गलती से या हैलुसिनेशन से या किसी डर के वजह से वो टैंक में गिर गई और डूब के मर गई। केस ऑफिशियली तो क्लोज हो गया, लेकिन सवाल आज भी जिंदा है। एलिवेटर फुटेज में साफ दिख रहा है कि एलिसा डरी हुई है। शायद उसका कोई पीछा कर रहा था, शायद कोई होटल का एम्प्लॉय। ऐसा इसलिए क्योंकि एक होटल एम्प्लॉय को ही पता होगा कि सीसीटीवी फुटेज के ब्लाइंड स्पॉट्स कहां हैं। उसके पास रूफटॉप एक्सेस भी होगा, लिफ्ट को मैनिपुलेट करना भी वो जानता होगा। एलिसा का फोन कभी रिकवर नहीं हुआ और उसके डेथ के बाद भी उसके ब्लॉग में पोस्ट आते रहे। शायद कोई उसका फोन यूज कर रहा था। सेल होटल का पास्ट काफी डार्क था। यहां पे मर्डरर्स, रेपिस्ट वगैरह रुकते थे। सीरियल किलर रिचर्ड रामिरेज इसको अपना घर कहता था। मल्टीपल सुसाइड के चलते लोग इस होटल को हॉन्टेड मानते थे। जब लोगों ने एलिवेटर फुटेज देखा तो कुछ लोगों ने नोटिस किया कि एलिसा एक वियर्ड एलिवेटर गेम्स के रूल्स फॉलो कर रही थी, जिसके मुताबिक कुछ कॉम्बिनेशंस ऑफ फ्लोर्स दबाने होते हैं और आप एक दूसरे डायमेंशन में चले जाते हैं। ये कितना सच है या कितना झूठ है ये नहीं पता और साइंस भी इस बात को नहीं मानता। बट क्लियरली एलिवेटर कुछ अजीब बिहेव कर रही थी और ये पहली बार वीडियो को देखने से नहीं नोटिस होता। एलिवेटर 3 मिनट तक कंप्लीटली खुली रही। नॉर्मली ऐसा नहीं होता है। एक बार एलिवेटर बंद होना चालू होती है और फिर एकदम से रुक जाती है। ऐसा तभी होता है जब कोई ऑब्स्ट्रक्शन बीच में आए और एलिवेटर्स के सेंसर ट्रिगर हो जाएं। बट ऐसा कुछ भी नहीं था। वीडियो में यह साफ दिख रहा था। यह वो थ्योरी है जो ऑफिशियली इन्वेस्टिगेटर्स ने मानी। एलिसा को बाइपोलर डिसऑर्डर था और वो अपने मेडिकेशंस भी सही से नहीं ले रही थी। इसके ऊपर से सोलो ट्रैवल, रूममेट के साथ अजीब बिहेवियर, एलिवेटर में काम से पैनिक हो जाना, ये बाइपोलर डिसऑर्डर के कॉमन मूड स्विंग्स जैसे लग रहे थे। एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि एलिसा फायर एस्केप के चलते ऊपर रूफटॉप पे पहुंच गई और वाटर टैंक क्लाइंब कर लिया। वाटर टैंक का लिड खुला रहा होगा और डर, हैलुसिनेशंस या किसी और कारण के चलते वो उसमें स्लिप होकर गिर गई। ये लॉजिकली सही लगता है, लेकिन कोई भी ऐसा प्रूफ नहीं जो इस बात को सही साबित कर दे। सच क्या था? मर्डर, पैरानॉर्मल एक्टिविटी या सिर्फ एक ट्रैजिक इंसिडेंट? शायद इन सवालों के जवाब हमको कभी ना मिले। एलिसा का केस ये जरूर बताता है कि इंसान किस दौर से गुजर रहा है, किन हालातों से जूझ रहा है, हम उसको देख के नहीं बता सकते। अगर आपको ऐसे कंफ्यूजिंग और डार्क केसेस पसंद हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।